ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज रमेश वाजी, वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का वन शॉट, जो कि चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वन शॉट हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग कंसिडर करेंगे। और ये अब हमारी सीबीएसई की डेट शीट आ गई है, तो सीबीएसई फिजिक्स का एग्जामिनेशन जो 12वीं वाले बच्चे हैं उनका एग्जामिनेशन कहीं 21 तारीख को हो रहा होगा, आई गेस राइट। और केमिस्ट्री वाले बच्चे उनका 27 फरवरी को पेपर होने वाला है। ऑल राइट, सो केमिस्ट्री की सारी चीज़ें हमारे चैनल पे बिफोर फरवरी, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में हम लोग सारे चैप्टर्स के वन शॉट, सवाल सवाल सीरीज, नेमिंग रिएक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब कुछ कंप्लीट कर चुके होंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूला की नेमिंग कीज भी मैंने चैनल पे डाल रखी है। उसके लिए तुम्हें कुछ भी एक काम करना है, बस चुपचाप से जाना है तुम्हें यूट्यूब पे से चले जाना हमारे चैनल पे, ठीक है। यू विल गेट द प्लेलिस्ट में तुम्हारे पास सारी की सारी नेमिंग रिएक्शन, इनमें 2 चैप्टर्स हम लोगों ने कभी कवर कर चुके हैं अब तक, हेलोएल्केन हेलोइरिन, अल्कोहल फिनोल ईथर। और आज हम लोगों के एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाएगी, देन अमाइन एंड देन बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में कोई भी नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है नहीं, और मैं एक फुल लेंथ वीडियो भी लूंगा जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स की नेमिंग रिएक्शन एक साथ में करा दूंगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसी प्लेलिस्ट में वो भी मैं ऐड कर दूंगा। देन उसके बाद हमारे पास वन शॉट है। वन शॉट में हम लोगों ने हेलोएल्केन हेलोइरिन डाल दिया है, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स डाल दिया, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी अब आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद हेलोएल्केन हेलोइरिन होना चाहिए था, तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है। देन अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बो और अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल, देन वी आर डन विद द सिलेबस। उसके बाद और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है। किसी बच्चे को फुल लेंथ वीडियो चाहिए या कंप्लीट लेक्चर चाहिए, तो उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग तो हमारा है नहीं, हेलोएल्केन हेलोइरिन। उसके नीचे जाना, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सारे चैप्टर्स की वन प्लेलिस्ट भी तुम्हें मिल जाएगी। और चैनल पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती जाती है, तो तुम जा करके एक्सप्लोर कर सकते हो। पहले मैं एक बात बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, वीडियो को लाइक करो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो काफ़ी सारे कंटेंट आ रहे होंगे तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो चलते हैं वीडियो पे। तो हम लोग करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th वन शॉट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली पहले एडिशन कंपाउंड समझते हैं। एडिशन कंपाउंड क्या होता है? एडिशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि दो स्टेबल कंपाउंड से मिलकर के बनता होता है, दो स्टेबल कंपाउंड से। अब सवाल ये आ जाता है कि सर अगर दोनों स्टेबल कंपाउंड है तो फिर वो रिएक्ट ही क्यों करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि सर अगर दोनों कंपाउंड ऑलरेडी स्टेबल है तो फिर वो रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड क्यों बना रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर तुम्हें इस वीडियो के लेक्चर के आज आखिर तक में अपने आप क्लियर हो जाएगा। They are formed by the combination of two or more stable compound in the stoichiometric ratio. एडिशन कंपाउंड दो तरीके का होता है, एक होता है तुम्हारा डबल सॉल्ट, दूसरा होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट तुम्हारे सीबीएसई में देखो हर जगह मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ये सीबीएसई में आया हुआ है, पिछले साल आया हुआ है, वगैरह वगैरह। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम इन सारी चीजों को याद करते चलो, क्योंकि वन शॉट का मतलब भी होता है कि ओनली इंपॉर्टेंट थिंग्स विल बी प्रेजेंट इन दिस लेक्चर, ठीक है। तो तुम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करो, एंड इसके तुम पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा पूरा का पूरा हैंडमेड पीडीएफ भी तुम्हें मिल जाएगा, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी सारी लिंक्स मैंने लगा दी यहाँ पे। आई बटन पे भी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, हेलोएल्केन हेलोइरिन, इन सारे के लेक्चर्स कहीं ना कहीं पे आई बटन पे भी होंगे एंड स्क्रीन पे भी होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ बच्चों को हार्ड लगती है, उसकी वन शॉट मैंने करा दिया। 1 घंटे से कम में 1 घंटे तक में, या मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 10-15 मिनट तक का ही हमारा लेक्चर हो रहा है वन शॉट का, जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सारी चीज़ें कवर करा रखी है, ठीक है। अब हम लोग उसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि है एडिशन कंपाउंड के अंदर में डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट क्या होता है? कंपाउंड विच लूजेस देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, कंपाउंड विच लूजेस देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड डबल सॉल्ट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। मतलब एक बात तो हमें समझ में आ गई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो एक तरीके का एडिशन कंपाउंड है। एडिशन कंपाउंड दो तरीके का होता है, एक होता है डबल सॉल्ट, एक होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट क्या होता है? द सॉल्ट विच लूजेस देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। जैसे ही वो सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल अगर तुम मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं इस पे, तो हमारे पास पांच इस तरह की पेपर डाई थी, ठीक है। एंड तुमने क्या किया फिर, इसको लेकर के गए मार्केट में, सेम टू सेम 5 को, ठीक है। एंड इस पांचों को
पहले तुमने अपने पॉकेट में रखा था तो ये तुम्हारा था, राइट और रॉन्ग। और दूसरा एक बंदा आता है जिसके पास भी सेम 5 की 5 है, एग्जैक्टली सेम कलर, एग्जैक्टली सेम चीज, ए टू जेड सेम, ठीक है। एंड अब उसको तुम लोग दोनों ने एक जगह फेंक दिया, ठीक है। एक जगह थी जहां पर तुम लोगों ने इन दोनों चीजों, इन पांचों पांचों डाइस को, 10 डाई को फेंक दिया। अब किसके पास क्लियर होगा कि ये जो तुम्हारी चीज थी या उसकी थी? नहीं क्लियर हो सकता ना ये। पर इसी तरीके से बहुत सारा एग्जाम्पल बन जाएगा। अगर तुम्हारे पास मान लो ये ऑक्स की पेन है, ठीक है, और ये एकदम ब्रांड न्यू तुम लेकर के आ रहे हो, ठीक है, जाकर के 5 तुम और 5 तुम्हारे दोस्त, और उसके बाद तुम्हारे पेपर स्कूल के डेस्क पे ये 10 पेन रखी होगी, तो तुम कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी तुम्हारी है, कौन सी तुम्हारी नहीं है? तुम नहीं कर सकते हो ना आइडेंटिफाई। हो सकता है दूसरी वाली तुम्हारी हो सकती है, 5वीं वाली तुम्हारी हो, नहीं कर सकते आइडेंटिफाई। उसी तरीके से डबल सॉल्ट भी जो होता है उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते होते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे K2SO4 Al2SO4 और .24H2O ने जब रिएक्ट किया तो हमें एक कंपाउंड मिलता है K2SO4 Al2SO3 एंड .24H2O। इसे हम कहते हैं अलूम। क्या कहते हैं इसे हम? ALUM, अलूम, ठीक है। अब ये अलूम जैसे ही पानी में जाता है तो ये ब्रेक कर जाता है, K पॉजिटिव, 2Al3 पॉजिटिव, 4SO4, 4SO4, 2 नेगेटिव। अब तुम ये बताओ कि ये जो K पॉजिटिव है ये कहाँ से आया था? K पॉजिटिव SO4 के साथ आया था या फिर Al6 के साथ आया था, या कहाँ से आया था? ये हम डिसाइड नहीं कर सकते इफ वी हैव नॉट गिवन विद दीज इंफॉर्मेशन एंड वी हैव गिवन ओनली विद द आयंस। तो हम कैसे फिगर आउट करेंगे कि ये आयंस किस सब्सटेंस से मिले हैं? Al2SO4 से मिल रहा है या फिर KSO4 से मिल रहा है, किस कहाँ से मिल रहा है? तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे सॉल्ट्स जिसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते होते कि वो एक्चुअली वो आयंस वो कहाँ से आ रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डबल सॉल्ट, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ऑब्वियसली तुम उसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कहाँ से है। फॉर एग्जांपल इसमें एक एग्जांपल देखो, FeCN2 प्लस 4KCN, ये ब्रेक कर, ये मिलकर के K4FeCN6, ये कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बारे में आज हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालें, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, इसकी आइसोमेरिज्म कौन सी होगी, और इसका नाम क्या होगा। ये 4 के 4 टॉपिक इस लेक्चर में तुम्हारे क्लियर हो रहे होंगे। तो भाई वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना उसे, क्योंकि काफ़ी डिटेल वीडियो होगा और होपफुली इस वीडियो को भी हम लोग 1 घंटे 10 मिनट में कंक्लूड करेंगे। तो जब ये टूटेगा तो ऑब्वियसली 4K पॉजिटिव एंड FeCN6 4 नेगेटिव में टूटेगा। एंड ऑब्वियस सी बात है कि सर ये जो पार्ट आपका दिख रहा है ना सर, ये दिस वन इज अ नेगेटिव आयन एंड दिस वन इज अ पॉजिटिव आयन। अच्छा बेटा, एक बात याद रखना कि जो तुम्हारा FeCN6 है ये एक एंटिटी है और ये फर्दर ब्रेक नहीं होती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स। ये फर्दर ब्रेक नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, अब आज जो कुछ टर्म्स है इस चैप्टर में जो कि समझना इंपॉर्टेंट है, जैसे लीगेंड, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, एम्बिडियंट लीगेंड्स, बाइडेंटेट, डाइडेंटेट लीगेंड्स, इन सारी चीजों को तो यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं जल्दी से। कोऑर्डिनेशन एंटिटी अभी जस्ट मैंने बताया, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज योर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज योर कॉल्ड एज सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। देखो जल्दी से, अरे भैया आगे हो जाओ। Coordination entity, the central atom, ion and the ligands attached to it are enclosed in a square bracket, are collectively known as coordination entity या फिर coordination sphere, ठीक है। Ligands क्या होता है? The donor atom, ions or molecules which donates a pair of electron to the central metal atom are called as ligands, ठीक है। जैसे ये देखो Fe के साथ साथ क्या है, जो Fe जो है वो central metal atom है और Fe को कौन डिनोट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। Cn यहाँ पे NH3, तो that is why we call them as ligands, ठीक है। तो ligands क्या होता है? जो central metal atom आयन को या फिर एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं लिगेंड, ठीक है। नेक्स्ट चीज है हमारे पास डेंटिसिटी। द नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन अ लिगेंड इज कॉल्ड एज डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। क्या कहते हैं डेंटिसिटी को? डेंटिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन अ लिगेंड इज कॉल्ड एज डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। तो बहुत सारे हमारे पास आते हैं, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, इस तरीके से। तो यूनिडेंटेट क्या होता है? यूनिडेंटेट वो होता है जो ओनली वन डोनर एटम उसमें प्रेजेंट होगा, सिर्फ एक डोनर एटम, जैसे लाइक NH3। NH3 में क्या है? NH3 के पास N के पास लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है। H2O देखो तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है। Cl नेगेटिव में तो Cl के पास ये डोनेट कर सकता है। तो ओनली सिर्फ और सिर्फ एक डोनर एटम होगा, उसे अपन कहेंगे यूनिडेंटेट, ठीक है। बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट दोनों सेम चीज होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हेन अ लिगेंड कैन बाइंड थ्रू 2 डोनर एटम, मतलब इसमें 2 डोनर एटम होंगे। इसका सबसे जाना माना एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में होता है वो होता है इथाइलिन डायमीन, ठीक है। इथाइलिन डायमीन को हम EN से दिखाते हैं। इथाइलिन डायमीन का और नाम होता है ईथेन 1,2 डायमाइन। अब इथेन 1,2 डायमाइन ऑब्वियसली CH2 और यहाँ पर NH2 और यहाँ पर भी NH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन इथेन 1,2 डायमाइन, ठीक है।
इथेन 1,2 डायमाइन को EN से नोट करते हैं, और देखो यहाँ पर भी N है तो यहाँ पर लोन पेयर और यहाँ पर लोन पेयर, इट कैन यहाँ पे दो के दो जो एटम है वो डोनर एटम हो सकते हैं, चाहे वो N हो जाए और दूसरा वाला N हो जाए, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को कंसिडर कर दिया, एंड देन वी गॉट अ इथेन 1,2 डायमाइन। ग्रेट। पॉलीडेंटेट क्या होता है? पॉलीडेंटेट मोर देन 2 डोनर एटम्स उसमें होते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीडेंटेट। एग्जांपल देखो, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन, EDTA 4 negative, EDTA 4 negative is what is our polydentate, ठीक है। तो क्लियर है ना पॉलीडेंटेट क्या होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रामाइन एसीटेट क्या होता है, ठीक है। तो ये इसमें देखो 6 के 6 कौन से एटम होते हैं जो डोनर होते हैं, वो देखो एक ऑक्सीजन, दूसरा, तीसरा एंड चौथा ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 डोनर एटम है, तो हम इसे कहते हैं पॉलीडेंटेट आयन, ठीक है। पॉलीडेंटेट का मतलब यहाँ पे देख पा रहे हो तुम, मोर देन 2 डोनर एटम होगा, इसका नाम क्या होगा, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट आयन। इट कैन बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम टू अ सेंट्रल मेटल एटम आयन, ठीक है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं। अब आते हैं एम्बिडिएंट लिगेंड पे। ये सारी टर्मिनोलॉजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, मैंने सब पे एग्जांपल भी लिख दिया है, सो दैट आप लोगों को एग्जांपल में भी कोई डाउट, किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं हो, ठीक है। तो देखो एम्बिडिएंट लिगेंड क्या होता है, एम्बिडिएंट लिगेंड एक यूनिडेंटेट लिगेंड होता है। क्या होता है ये? इट इज अ यूनिडेंटेट लिगेंड कंटेनिंग मोर देन 1 कोऑर्डिनेट एटम। एम्बिडिएंट लिगेंड, एम्बिडिएंट लिगेंड्स वो सारे लिगेंड्स होते हैं जो एक से ज्यादा डोनर एटम तो रखेंगे लेकिन एट अ टाइम यूनिडेंटेड बिहेव करेंगे। समझ में आ गई होगी मेरी बात? मतलब उसमें 2 डोनर एटम्स हो सकता है लेकिन एट अ टाइम वो एक ही डोनेट करे, वो एक ही एटम जो है वो डोनर एटम होगा। फॉर एग्जांपल वी हैव टू एग्जांपल, NO2 और NO2। अब NO2 में दोनों के दोनों डोनर एटम दिख रहे होंगे तुम्हें, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो एट अ टाइम कोई एक ही देगा, आइदर वो N दे सकता है और वो ऑक्सीजन दे सकता है, ठीक है। अगर वो N देगा तो नाइट्राइट तो N, अगर वो ऑक्सीजन देगा तो नाइट्राइट तो O। इसी तरीके से थायोसाइनाइटो और आइसोथायोसाइनाइटो में भी दोनों एग्जांपल सेम है। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो थायोसाइनाइटो का ना, और अगर सल्फर दे रहा होगा तो थायोसाइनाइटो हो गया। एग्जांपल क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दिस वन, दिस लीगेंड का नंबर। लीगेंड कितने लीगेंड्स अवेलेबल हैं टू डोनेट, याद देखो इंपॉर्टेंट चीज है, द नंबर ऑफ लीगेंड डोनर एटम, मैंने लिखा है नंबर ऑफ लीगेंड नहीं, नंबर ऑफ लीगेंड डोनर एटम जो डोनेट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एन एग्जांपल ऑफ PtCl6 एंड 2 नेगेटिव, तो यहाँ पे Cl6 जो है वहां पे 6 क्या है, दिस इज आवर कोऑर्डिनेशन नंबर। ग्रेट, यू आर कंप्लीटली राइट। अब एक बात बताओ मुझे, एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, CO NH3 En2। नाउ जस्ट टेल मी व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। 99% बच्चे जो कि अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एकदम तुरंत तुरंत से स्टार्ट कर रहे हो उनके लिए आंसर होने वाला है 3। बेटा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि NH3 तुम्हारा तो है यूनिडेंटेड लिगेंड। क्या है NH3? यूनिडेंटेड में से एक शीट लेकर के तुम्हें समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, भूल मत जाना जिंदगी में कभी भी। देखो हमारे पास कोई एग्जांपल था जिसमें हम लोगों ने देखा था, अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं रफ सा, CuNH3 हो सकता है ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ना करता हूँ, लेकिन चलो एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, फिर आगे आएगा कुछ ना कुछ। ओहो, En2, ये हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमसे बात की जा रही है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है हमें, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो हम जानते हैं NH3 क्या है हमारे पास, NH3 हमारे पास है यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड है। और जो EN है वो हमारे पास डाइडेंटेड लिगेंड है। क्या है वो? डाइडेंटेड लिगेंड। ये बात को भी ध्यान रखिएगा, यूनिडेंटेड डाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं और कौन सा वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब एक और बात बताओ, जो EN दिख रहा है ना तुमको, ये डाइडेंटेड लिगेंड है। अब मतलब इसमें कितने एटम होने वाले? मतलब एक EN में 2 एटम डोनेट करने वाले होंगे, 2 डोनर एटम, राइट, 2 डोनर एटम। उस हिसाब से अगर En2 लगा हुआ है, En2 है, एक En दूसरा En, 2 En है, तो टोटल डोनेट करने वाले एटम कितना होंगे? 4। टोटल डोनर एटम विल बी 4। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 डोनर एटम हो गए हैं और NH3 के 1 हो गए, तो कितना हुआ टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4 और 1 5, ठीक है, 5 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है,
और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे वेरी करता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कुछ नहीं होता भाई, जब तुम्हारे तुम्हारे जो लिगेंड्स हैं वो एक स्पेशल अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। दोनों कॉन्फ़िगरेशन कौन सी वो हम आगे जब आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम which are directly attached to the central atom ion defines as a coordination polyhedron about the central atom, ठीक है। तो we will discuss about the different polyhedron। और इसके बाद आता है होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलिप्टिक कौन सा होता है? होमोलिप्टिक में जिसमें सेम लिगेंड्स लगे होंगे। कॉम्प्लेक्स इन विच अ लिटिल एटम इज बॉन्डेड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम, लाइक हम उसको कहते हैं हम लोग होमोलिप्टिक। जैसे यहाँ देखो Cl6 तो 6 के 6 Cl ही लगे हुए हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। हेटेरोलिप्टिक क्या होता है? हेटेरोलिप्टिक में यहाँ पे 4 NH3 और यहाँ पे 2 Cl, मतलब 2 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक NH3 है एक Cl है, तो हम उसे कहेंगे हेटेरोलिप्टिक। होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके नोमेनक्लेचर पे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक शीट ऐड करके यहाँ लिख देता हूँ काफी बड़ा सा कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स नोमेनक्लेचर, ठीक है जी भाई। ठीक है, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स नोमेनक्लेचर। अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आराम से समझिएगा। नोमेनक्लेचर में जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको याद रखते हुए ही नोमेनक्लेचर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर मैंने यहाँ ले लिया होगा, वरना फिर तुम सवाल ही सवाल सीरीज को देख सकते हो, वहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर हम लोगों ने कवर कराए हुए हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट PYQs ही करा रखे हैं, देखने जा करके सवाल ही सवाल सीरीज मिल रही होगी तुम्हें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आ रहा होगा, ठीक है। ओके, यहाँ आई बटन पे भी आ रहा होगा ऑब्वियसली। सो यहाँ पर हमारे पास pyridine है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? pyridine, विच इज अ काइंड ऑफ बेस, विच इज अ काइंड ऑफ बेस, विच इज अ काइंड ऑफ बेस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। बस ये याद रखना है तुम्हें कि ये जो C5H5N होता है, ये हमारा क्या होता है? देखो यहाँ पे C6H5 नहीं है, यहाँ पे C6 जब होता है जब यहाँ पे भी कार्बन होता है, राइट, ठीक है। तो दिस इज आर pyridine, दिस इज NH3। NH3 का नाम होता है अमाइन। अमाइन में A आएगा, AMMINE, AMMINE। H2O एक्वागार्ड, ठीक है, एक्वागार्ड में पानी होता है ना। CO कार्बोनाइल, RNH2 अल्काइल अमाइन, Cl क्लोराइडो और Br ब्रोमाइडो, CN साइनाइडो, साइनो CO3 कार्बोनेटो, SCN नेगेटिव थायोसाइनाइटो, NCS नेगेटिव आइसोथायोसाइनाइटो, NO नाइट्रोसेल वगैरह। इस तरीके से सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर दिए हुए हैं, प्लीज इसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इन शीट्स, ये शीट सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे आता है डाउट कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम क्या था। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकालने के लिए ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके बनाता हूँ, यही सेम एग्जांपल, CuNH3 4 and this is 2 positively charged, ये 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड है। चलो आ जाओ भैया, तुम यहाँ पे आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं इसे रेस कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट कि सर ये आप सब क्या करने लग गए। चलो, अब यहाँ पे बात आती है कि सर आपको इसमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा बेटा? ये है, आए हाय, ये है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इसको तुम मान लो सबसे पहले x, देखो यहाँ पे जो बुकिश लैंग्वेज लिखा हुआ मैं समझा दूंगा अभी, डोंट वरी। इसको तुम मान लो x, एंड उसके बाद तुम आगे चले जाओ प्लस करते हुए कि ये क्या लिखा हुआ है, NH3। NH3 पे चार्ज क्या होता है? NH3 का न्यूट्रल स्पीसीज है। सर आपको कैसे पता चल गया? वो तुम्हें भी पता चलेगा, अभी मैं आगे बताऊंगा कि हाउ टू नो कि कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा चार्ज है, कौन सा अनायनिक है, कौन सा कैटायनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 0 × 4 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये प्लस चार्ज है, प्लस का 2 चार्ज है, तो इट विल बी इक्वल्स टू 2। पूरे कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज होगा उसको इसके इक्वल कर देना, जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है, पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो होगा उसको इक्वल कर देना, बाहर जो पूरे कोऑर्डिनेट पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा उसको इक्वल कर देना इन सारे के समेशन के, मतलब मेटल्स प्लस लिगेंड विल बी इक्वल्स टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कोऑर्डिनेशन और द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो भैया ये x प्लस 0 × 4 इट इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। मतलब सर आप कहना चाह रहे हो कि कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है? जी हाँ, कॉपर की ऑक्सीडेशन जो है वो 2 है। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम व्हिच इज नॉट नोन x, सम ऑफ द चार्ज ऑन टोटल लिगेंड, सम ऑफ द चार्ज ऑन टोटल लिगेंड्स को ऐसे ही निकालेंगे, व्हिच इज इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, व्हिच इज इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंड दैट इज ऑल अबाउट टू वी नीड टू सॉल्व दिस, ठीक है जी भैया, क्लियर है मेरे ख्याल में, आगे आ जाए।
अब देखो मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं बता दूंगा चार्ज क्या क्या होते हैं लिगेंड्स पे, जो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हैं उनके चार्ज आपको दिए रखे होंगे। भाई मेरे एक सिंपल सी बात देखो, जितने भी तुम्हारे हैलोजेंस ग्रुप हैं उन सब पे -1 चार्ज होता है, वहां यहाँ पर भी -1 का ही चार्ज होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो अगर हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, इन सारे के सारे को हम जानते हैं हैलोजन -1 का चार्ज लेकर के आएंगे। इनकी डेंसिटी भी 1 होगी, इनका नाम कुछ इस तरीके से लिखा होगा। एक बात को ध्यान रखना, गांठ बांध लेना कि अगर अगर वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा हुआ है क्लोरीन, तो उसे तुम क्लोराइडो पढ़ोगे, ऑलराइट। और अगर वो क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो उसे हम पढ़ेंगे क्लोराइड। क्लोरीन कहीं भी नाम नहीं होता इसका, क्या होता है क्लोराइडो और क्लोरीन या क्लोराइड। क्लोराइड में ई आ रहा है, क्लोराइडो में ओ आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान रखना, इन दोनों के हिसाब से हम नोमेनक्लेचर लिखते होते हैं, ठीक है जी। आगे आ जाओ, सिंबल देखें SO4, PO4, CO3, NO3। इन पे जो चार्ज है SO4 पे -2 नेगेटिव, PO4 पे -3, CO3 पे -2 एंड NO3 पे -1। ये चार्जेस आपको याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा जब प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे, उसके लिए सवाल सीरीज है एंड देन तुम्हें ये चीज याद हो जाएगी। डेंसिटी इसकी 1 1 1 1, तो ये भी डेंसिटी में यूनिडेंसिटी होने वाले हैं। इनका नाम देख लो, सल्फेट, फॉस्फेटो, कार्बोनेटो एंड नाइट्रेटो सॉरी। नेगेटिव लिगेंड्स एंड विद ओ, नेगेटिव लिगेंड जितने भी होंगे वो ओ से, यहाँ पर भी ओ होगा ऑब्वियसली, मैंने मेंशन नहीं किया यार, ठीक है जी। तो यहाँ पर सब में ओ आएगा ऑब्वियसली, नेगेटिव लिगेंड सब के सब जो होते हैं वो ओ पे खत्म होते हैं। यहाँ पे देखो OH नेगेटिव, नेगेटिव आयन होगा ये, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोक्साइडो, ठीक है। CN नेगेटिव, -1 एंड 1 इसकी डेंसिटी है एंड देन साइनाइडो। इस तरीके से अगर सिंबल्स देखें NC नेगेटिव, NO2 और ONO2, ये तो हम जानते हैं एम्बिडियन लिगेंड है, और ये भी हम जानते हैं एम्बिडियन लिगेंड है। ये सारे के सारे यहाँ पे एम्बिडियन लिगेंड मैंने भी मेंशन कर दिया। उनकी भी डेंसिटी अगर चार्ज देखो -1, डेंसिटी देखो 1। आइसोसाइनाइडो, नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो ओ, थायोसाइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, ये मैंने पीछे तुम्हें बता रखा है। अब ये है शीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, क्योंकि H2O, CO, NH3NO ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और ये सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। इन पे चार्ज 0 होता है, डेंसिटी इनकी 1 होती है, और इनका नेम इस तरीके से होता है, H2O को एक्वा, CO को कार्बोनाइल, NH3 को अमाइन और NO को नाइट्रोसिल। समाप्त। सिंबल की अगर बात करें और चार्ज की अगर बात करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट और भी है इसमें। EN का याद रखना बहुत बार आता है, EN 0 होता है। C2O4 ऑक्जेलेटो आयन कहते हैं इसका, ऑक्जेलेटो, ये भी -2, PPH3 0 और EDTA -4। इस तरीके से डेंसिटी यहाँ पे मेंशन की गई है 22216, राइट। इनका नाम याद रखना है आपको, चार्ज याद रखना है, उनकी डेंसिटी याद रखनी है। इसमें से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट जो है वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए। ये रहा पहला वाला, जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच इज आर EN ग्रुप, ठीक है। देन हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये सारे के सारे वो वाले होंगे जो बहुत बार, अरे यार बहुत बार आपको दिखते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में ही तुम्हें दिख जाएंगे ऑब्वियसली, तो उसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। NH3 बहुत बार दिखेगा तुम्हें, अभी क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, तो दिख जाएगा तुम्हें। ये H2O भी दिखेगा बहुत बार, ठीक है। इसके बाद ये NO2 भी मैंने पीछे करा दिया, NO2 ऐसा, तो ये भी बहुत दिखता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा दिखता है वो CO3 दिखता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कार्बोनेट आयन, सल्फेट दिखता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये देख लेना। NO3 भी दिख जाता है, CN नेगेटिव दिखता है 100% बहुत दिखता है, ठीक है। उसके बाद ये सारे तो याद ही रहेंगे तुम्हें, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका ये मतलब नहीं होता कि बाकी को आप याद नहीं करिए, बाकी को भी याद करना है, मैंने बता दिया। जो सबसे ज़्यादा दिखेगा तुम्हें क्वेश्चन में वो ये सारे हैं, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पे से, थोड़ा जूम कर लेते हैं, बहुत चिंदी हो रहा है बेचारा। ये ले लो भाई, ये रहा तुम्हारा इम्पोर्टेंट। जैसे ये देखो, ये तुम्हारे पास क्या है, ये मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है। ये जो तुम्हारा ये क्या होता है, ये लीगेंड होता है सर। ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, ये Cl4 काउंटर आयन, ये पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी मैंने मेंशन नहीं किया, कर देता हूँ अभी। देखो यहाँ पे से मैंने से मार्क किया है, एंड दिस पार्ट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या कहते हैं इसे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गया। देन आगे आ जाओ, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नोमेनक्लेचर क्या होता है, मैंने पीछे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के नाम बता दिया। अब हम लोग पहुंच गए हैं नोमेनक्लेचर वाले पार्ट पे। इसके बाद 2 मिनट का रेस्ट लेंगे हम लोग, फिर आगे करेंगे लेक्चर को, क्योंकि एक साथ पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर बनाना इज
नेक्स्ट इम्पॉसिबल फॉर पर्सन लाइक मी। चलो, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। बचपन में हम लोगों ने देखा था नोमेनक्लेचर लिखने का तरीका क्लास 10th में, तो उस हिसाब से ही कुछ नोमेनक्लेचर होगा, बट यहाँ पर अलग होता है। जैसे देखो NaCl, ये क्या होता था, सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उस तरीके से यहाँ पर भी पॉजिटिव वाले को पहले नाम देंगे, नेगेटिव वाले को बाद में नाम देंगे, ठीक है। आ जाओ, फॉर्मूला ऑफ cation simply or complex, simple or complex is written first। सबसे पहले वो coordination entity is enclosed in square bracket, वो मैंने पीछे बता दिया। in coordination sphere metal atom is written first followed by letters followed by ligand in alphabetical order of their name। in coordination sphere metal atom को पहले लिखना है, ठीक है, एंड देन तुम अपने सॉरी लिगेंड्स को पहले लिखना है एंड देन मेटल एटम को लास्ट में लिखना है, ठीक है। फॉलोड बाई कहा है ना, फॉलोड बाई लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिगेंड्स को लगाना। एब्रिविएटेड लिगेंड जस्ट लाइक EN OX, इसके फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रिविएशन इज कंसीडर्ड, इनके फर्स्ट लेटर को ही लिखेंगे हम लोग, वो काफी हो जाएगा उनके लिए। व्हेन लिगेंड्स आर पॉलीएटॉमिक देयर फॉर्मूला आर इंक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, जैसे ये देखो, ये पॉलीएटॉमिक है ना, मतलब पॉलीएटॉमिक मतलब होता है 2 से ज्यादा एटम होंगे उसमें, ठीक है, बेसिकली, तो उसे हम कहेंगे पॉलीएटॉमिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अब नेक्स्ट है दीज शुड बी नो स्पेस, देयर शुड बी नो स्पेस, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड्स एंड द मेटल, कोई भी स्पेस नहीं रखना है, सबको एक साथ लिखना है पूरे पैरेंथेसिस के, और पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कहीं पर भी डिस्टेंस नहीं रखना है, कि जैसे NaCl में हम लोग सोडियम क्लोराइड लिखते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सोडियम क्लोराइड साथ साथ लिखेंगे। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, सोडियम क्लोराइड ऐसे लिखते होते हैं अगर, तो हम लोग ये इस पार्ट में वैसा करेंगे, वहाँ पे ऐसा नहीं करते ऑब्वियसली, ठीक है। फॉर चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, चार्ज इज इंडिकेटेड आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट एज द राइट सबस्क्रिप्ट विद द नंबर बिफोर द साइन, विद द नंबर बिफोर द साइन, ठीक है, साइन से पहले नंबर लिखोगे तुम, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल उठा लिए तो हैं, बट अभी कुछ उसमें बात करते हैं, रुक जाओ, इसको नीचे उठा लो, ये बहुत गंदा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये रहा, देन ये हो गया अपना, इसको कलर भी कर देते हैं कुछ और सा। ये हो गया आपका, अब सही लग रहा है ये, ठीक है, अब सही लग रहा है। इसे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं नीचे ला करके, भाई क्यों ऐसे हो रहा है सब, आई डोंट नो, ये डिस्प्लेस हो जाता है कभी कभी खुद ब खुद, ये दे आर डूइंग मोशन ऐसे मजाक कर रहा हूँ यार। देखो एग्जांपल है तुम्हारे पास COCN6 3 नेगेटिव, CrH2O6 3 पॉजिटिव, तो नंबर देख लो, नंबर पहले लिखना है, चार्ज बाद में लिखना है, नंबर पहले लिखना है और उसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव इसको बाद में लिखना है, ठीक है। ये एटसेट्रा इसके एग्जांपल हो सकते हैं। द चार्ज ऑफ द कटायन, क्या कह रहा हूँ, द चार्ज ऑफ द कटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑन द एनायन, ऑब्वियसली चार्ज जो कटायन पे होगा वो एनायन से बैलेंस होगा, इसमें जो नेगेटिव, इसमें जो और चीज आ रही होगी, इसका मतलब है वो 100% पॉजिटिवली चार्ज होगी, तो वो मेटल हो सकता है जिसपे 3 पॉजिटिव हो, जैसे Al3 पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल को बिग कर लिया, बड़ा कर लिया, देख रहे थे। अब इस एग्जांपल को हम लोगों को पहले देखो, यहाँ पर H2O दिया हुआ है, H2O को मैंने बता दिया एक्वा होता है, और क्लोरीन अंदर है, तो क्लोरो कहोगे इसको, क्या कहोगे, क्लोरो अंदर, या फिर क्लोराइडो कहोगे, ठीक है, क्लोराइडो या फिर क्लोरो कहोगे जब वो अंदर होगा, बाहर होगा तो क्लोरीन कहना। अब पहली बात आती है, ये एक्वा है और ये क्लोरीन है, इन दोनों में पहले अल्फाबेटिकल किसका है, ए का है, तो और सी का है, तो ए आगे आ जाएगा, एक्वा इज ग्रेटर देन क्लोरो, खत्म हो गया, आ जाओ आगे। रूल फॉर नेमिंग ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहला कॉम्प्लेक्स कैटायन इज नेम फर्स्ट, भाई पहले हमेशा कॉम्प्लेक्स कैटायन को देना, ठीक है, अब विद इन अनायन देना। द लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द मेटल, मेटल के पहले, मेटल से पहले सारे के सारे कोऑर्डिनेशन लिगेंड्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए उनका नाम लिखेंगे, ठीक है। नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड्स एंड इन O, फॉर एग्जाम्पल साइनो, क्लोराइडो वगैरह, और पॉजिटिव नियम, जैसे समझ रहे हो, प्लैटिनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक है, वगैरह, उसके नाम में IUM आएगा, किसके नाम में, मेटल्स के नाम में, पॉजिटिव लिगेंड्स के नाम में IUM आता है और नेगेटिव लिगेंड्स के नाम में O आता है, जैसे मैंने पीछे बता रखा है ये सब कुछ। प्रीफिक्स मोनो डाई ट्राई अगर यूज हो चुका है, अगर एक बार पहले यूज हो चुका होगा मोनो डाई ट्राई, तो फिर उसके बाद बेस ट्रेस यूज करते हैं, ठीक है। indicates to number of individual and when the name of ligand, अगर कोई भी ligand है, जैसे कौन सा, इथाइलिन डायमीन, तो डाई तो ऑलरेडी हो गया यूज, तो अब अगर EN2 आएगा, बात समझना मेरी रुक करके, मैं कह रहा हूँ EN2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, EN2, तो अब इथाइलिन डायमीन तो इसका अपना नाम है एक का ही, तो अब 2 के लिए तुम फिर से डाइथाइलिन डायमाइन ऐसा नहीं लिखोगे, डाइथाइलिन डायमाइन नहीं लिखना है, ठीक है, इथाइलिन डायमीन पहले उसका नाम है, अब लिखना है तुम्हें बिस मतलब 2, बिस, ट्रिस, टेट्रा, इस तरीके से यूज करेंगे जब नाम में खुद ब खुद, नाम में, उसके खुद के नाम में ही यूज किया गया होगा इस तरीके का कोई वर्ड, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये बात, ठीक है।
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज इंडिकेटेड बाय रोमन नंबर, वो बाहर में आएगा, पैरेंथेसिस में होता है वो। इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैटायन, अच्छा अगर कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो कैटायन है तो उसका नाम एज इट इज उसके मेटल की तरह होगा, लेकिन अगर उसका आयन जो है वो एनायन होगा, मतलब जो चार्ज होगा एनायन होगा, तो उसमें ATE लगेगा 8। भाई इतना सारी चीजें थ्योरी हो रही है, 2 मिनट रुक जाओ, सबर रखो, सब पे बहुत एग्जांपल आगे लेकर के आए हैं, यहाँ से एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलरली टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैटायन, ठीक है भाई, न्यूट्रल वाले को जैसा कॉम्प्लेक्स कैटायन को लिखते हो वैसे ही लिख देना। अनायन के साथ क्या होता है, कैटायन के साथ क्या होता है, कैटायन में हम लोग सीधा सीधा नेम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी अनायन होगा तो हम सफिक्स लगाते हैं, ATE, 8, ठीक है। आ जाओ प्रैक्टिस क्वेश्चन, K4FeCN6, K4FeCN6, ठीक है। ओके तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, K4FeCN6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K4 के लिए 4 × 1, क्यों सर आपको कैसे पता चल गया, अरे भाई यार पोटेशियम मेटल है तो 1 ही तो होगा, तो 4 × 1 प्लस हमने क्या कहा था तुम्हें, इस सबको साथ लिखो, Fe को क्या बोलोगे x, Fe को क्या बोलोगे x, इंटू Cn नेगेटिव है तो Cn पे 1 नेगेटिव होता था, -1 × 6, क्या इससे होता था, कहाँ से आ गया, मेरे को कैसे मालूम हो गया, ये सारी चीजें मैंने पीछे मेंशन कर दी है, वहां से जाके देख लो, = 0। ये हो गया 4 + x - 6 = 0, x = 2, यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो। अब मैं ट्रिक बताऊं, K4 है तो ऑब्वियसली ये 4 के पॉजिटिव बना होगा, तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा कैटायन 4 नेगेटिव बना होगा, बोलो हाँ नहीं बना होगा ना। अब देखो x + -1 × 6 = -4, इधर से x - 6 = -4 x -4 + 6 = 2, देख रहे हो, स्मार्टली सॉल्व भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिया बच्चों, तो इसे समझ लो, ठीक है। K4 को क्या कहोगे, K4 वाले को तुम x मान सकते हो, सॉरी इसे पता होता है हमें, तो 1 × 4 + x + -1 × 6, इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वेयर एज तुम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी मैंने बताया, आयंस को ब्रेक कर दो, ब्रेक करने के बाद उसकी वैलेंसी निकाल सकते हो, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे ही देख लो Ni, अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यहाँ पे कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और जब भी कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जो मेटल एटम का नाम होता है उसके लास्ट में ATE आता है, ठीक है। एक सेकेंड, आई डिड अ मिस्टेक समवेयर, क्या, ओ फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक कर दी ना। यहाँ पे जो तुम्हारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, जैसे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये तो सही है, सोडियम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है ना, वो नेगेटिवली ब्रेक कर रहा है, अभी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया था आपको, नेगेटिवली ब्रेक कर रहा है, तो नेगेटिवली ब्रेक कर रहा है तो उसके नाम के एंड में ATE लगेगा, क्यों सर, क्योंकि जो तुम्हारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स एंटिटी है या कॉम्प्लेक्स है या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, वो उस पे नेगेटिव चार्ज है, उस पे नेगेटिव, सर आपको कैसे पता चला, अरे बेटा ब्रेक करो ना, इसे ब्रेक करोगे तो 4 के पॉजिटिव, और ये पूरा का पूरा FeCN6 4 नेगेटिव, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया ना। यहाँ देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे नाइट्रो निकल ही हम मेंशन करेंगे, निकलेट नहीं मेंशन करेंगे, निकलेट कब मेंशन करते हैं, जब ये पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी नेगेटिवली चार्ज होता है, यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, कितना चार्ज है पॉजिटिवली, NiNH3 6, और यहाँ पर है 2 पॉजिटिव, Cl का 2 Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको नाम दो x + 0 × 6 = 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, देखो यहाँ पे इन्होंने वैसे भी निकाली है 2, ऐसे भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो और वैसे भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे चाहो निकाल लो। एक और एग्जांपल देखो, इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, बता इतना घुस क्यों हो गया, यहाँ पे रखते हैं उसको, कलर इसका चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसको भी उठा लो यहाँ से, भाई इसको थोड़ा नीचे कर लो, यहाँ पे ले आओ इसको, ठीक है जी, चलो जी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी मैंने वैसे ही करके निकाला है, लेकिन अब तुम देखो ये फिर से पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, इसका आयन देख लो ऐसा बन रहा होगा, PTNH3 4 Cl2 पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा 2 का, और यहाँ पे Cl नेगेटिव। अब इसका नाम देखो तो ये x, ये +0 × 4 + -2 = 2, तो 4 हो गया, तो x की वैल्यू 4 आ रही है, देखो आ रही है ना, वैसे भी तो ऐसे भी कर लो वैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो नाम देखो यहाँ पे, नाम, अच्छा अभी तो नाम, सर आपने नाम तो बताया नहीं, देखो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, इस चार्ज सॉरी जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे NaCl, तो NaCl ब्रेक करता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव जो भी चीज पॉजिटिव होती है उसका नाम पहले लिखोगे, मतलब क्या है ये, सोडियम की, जैसे मैं KCl की एग्जांपल बार बार ध्यान में आ रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, K4 है तो हम पहले लिख देंगे पोटेशियम, भाई अपनी बात खत्म, जो पॉजिटिव चीज में लिख दिया। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स के अंदर, पहले लिगेंड्स को लिखते हो, हेक्सासाइनो,
हेक्सासाइनाइडो, पहले मैंने बताया था कि जो नेगेटिव लिगेंड होगा, अगर नेगेटिव पार्ट में है लिगेंड तो भाई हम क्या कहेंगे उसे साइनाइडो, या फिर अंदर में होगा अगर तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, अगर यही बाहर होता तो हम साइनाइड कहते हैं, लेकिन अंदर है तो हम साइनाइडो या फिर साइनो कहेंगे। तो हेक्सासाइनाइडो फेरेट, और फिर तुम अपनी फेरेट के बाद अब मेटल एटम लिख दिया, मेटल एटम के जस्ट बाजू में लिखोगे तुम उसकी वैलेंसी, वैलेंसी कह रहे हो वैलेंसी, ठीक है, समझ गए। ऑक्सीडेशन स्टेट, आ जाओ नीचे, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो हम पहले किसका नाम लिखेंगे, हेक्सासाइनो, सॉरी हेक्साअमाइन, अमाइन में डबल एम आएगा, ए डबल एम आई यानी हेक्साअमाइन निकलेट, निकलेट नहीं होगा क्योंकि निकल होगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली निकल टू निकाल लिया था हमने। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से यहाँ मेंशन कर दो, रोमन में मेंशन करना 1 2 1 2 1 ऐसा वाला, ठीक है। देन एंड देन क्लोराइड, क्लोराइड बाहर है इसलिए क्लोराइड लिखा, अंदर होता तो क्लोराइड दो लिखते, जैसा कि ऊपर एग्जांपल में किया था यहाँ पे। यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, पहले ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो हम इसका नाम पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर ये आता है अमाइन, ये आता है क्लोरो, हम जानते हैं अमाइन पहले होता है तो 4 मतलब टेट्रा, टेट्रा अमाइन, ए डबल एमाइन, टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो प्लैटिनियम 4 मतलब 4 प्लैटिनियम 4 और क्लोराइड, खत्म नाम। दूसरा आ जाओ नीचे PTEN2Cl2, तो पीटी को हम लोग क्या, अच्छा ये तो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नॉर्मल नाम लिखेंगे, अगर नेगेटिवली चार्ज आयन होता तब इसका नाम क्या होता भी बताता हूँ, ठीक है। चलो पहले तो इसका नाम नॉर्मल लिखो, तो 2En है और यहाँ पे क्या है Cl2 है, तो En को क्या जानते हो, इथाइलिन डायमीन, तो ये नाम पहले आएगा क्या, नहीं आएगा, क्लोरो आएगा ना पहले, ABCDE होता है तो C पहले आएगा, तो डाइक्लोराइडो या फिर क्लोरो डाइक्लोरो। अब यहाँ बिस लिखेंगे क्योंकि उसके नाम में ऑलरेडी डाई आता है, तो हम यहाँ पे बिस लिखेंगे, बिस इथेन 1 2 डायमीन, देखो यहाँ पे डाई ऑलरेडी आया ना, इस वजह से यहाँ पे बिस लिख रहे हैं, बिस मेंशन टू 2 इथाइलिन ग्रुप है, डायमीन और प्लैटिनियम 4 आयन, प्लैटिनियम 4 आयन, खत्म। आगे आ जाओ, इसका अगर मैंने कहा था कि अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता, नेगेटिव होता तो मतलब यहाँ पे 2 नेगेटिव होता ऑब्वियसली, है ना जी। अगर 2 नेगेटिव होता तो यहाँ पे डाइक्लोराइड सेम 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 सब कुछ सेम जाता, यहाँ पे प्लैटिनियम की जगह प्लैटिनेट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, प्लैटिनेट करते हैं, ठीक है, तो फिर वहां पे आयन आता, तो दैट इज अगेन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे मैंने और भी कुछ कुछ बता दिया है तुम्हें, देख लो, और भी एग्जाम्पल है यार, एग्जाम्पल्स तो खत्म होंगे ही नहीं, बहुत एग्जाम्पल लगाए हैं मैंने, अब कुछ क्वेश्चन में छोड़ दूंगा, तुम खुद से कर लेना, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल पूरे के पूरे नोट्स की लिंक भी आ रही होगी। CO NH3 NO2 2 पॉजिटिव, तो देखो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे पहले तो ये पॉजिटिव आयन है, सबसे पहले देखो इनमें क्या होगा, A डबल एम आई एन, और ये नाइट राइटो। अब बेटा यहाँ देखो एक बात, यहाँ पे NO2 है तो NO2 में शेयर कौन सा कर रहा है, N, NO2 में जो आगे होगा वही शेयर करेगा, अगर उन्हें O से शेयर करना होता तो वो ऐसा लिखते हैं, तब O शेयर कर रहा था, यहाँ पे N शेयर कर रहा है, तो नाइट्राइटो N लिखना जरूरी है, नाइट्राइटो N लिखना जरूरी है। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर है, अमाइन पहले लिखोगे पेंटा अमाइन और नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो N लिखा है मतलब क्यों, क्योंकि N शेयर कर रहा है, अगर ऑक्सीजन शेयर कर रहा होता तो नाइट्राइटो O लिखते, ठीक है। कोबाल्ट 3 आयन, 3 अब निकालना है यार, बहुत चिंदी सी चीज है यार, देखो यहाँ पर X है और प्लस है, ये पूरा का पूरा 0 है भाई, 5 रखो या 10 रखो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये NO2 के लिए हम जानते हैं -1 होता है एंड इज इक्वल्स टू प्लस का 2 है तो ये 2 हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा ऑब्वियसली। कोऑर्डिनेशन स्टेट की, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो तो ये 5 सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो तो ये 5 और ये 6 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो तो 3 ऊपर आ गया। इन सारे क्वेश्चंस में भी तुम देख सकते हो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो तो तुम आ गया 4, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करो तो 4 2 6 हो गया, ठीक है। अरे सर, अरे स्मार्ट बेटा, तुम स्मार्ट हो, पीछे बता दिया था मैंने कि EN जो होता है वो 1 होता है, लेकिन उसकी डेंसिटी 2 होती है, इस वजह से 2 EN की 4 डेंसिटी। अब भैया सारा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क आप करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन भी मैंने ले लिया जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में मैंने इसीलिए बुकिश लिया है क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया था कि क्या मार्किंग स्कीम थी, क्या उन्होंने नंबर दिया था, कब कोई किस ईयर में क्वेश्चन आया था, वगैरह वगैरह। राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनियम इन द कॉम्प्लेक्स दिस वन। अच्छा जी, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में मैं क्या नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा ना, मैं वो बताया था, मैंने तुम्हें बताया था, आप गलत हो खींच दूंगा ऊपर, ठीक है भाई, सिंपल सी बात। सर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ना, ऑक्सीडेशन स्टेट X प्लस EN की वैल्यू मैंने बताई थी -1 था, चलो देख के आओ, न्यूट्रल एलिमेंट था, जल्दी देख के आओ गलत तो होना ही नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अपना। यहाँ पे रहा EN, देखो चार्ज 0, अभी -1 करके करते तो होता गलत, है ना। आ जाओ, कहाँ गया वो CBSE वाला क्वेश्चन भैया, अरे यार ये सारे के सारे क्वेश्चन को हल्का मत लेना, सारे के सारे PYQs होंगे, आगे कहीं मिल भी सकते हैं बुकिश वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये ना यहाँ पे 0 हो जाएगा ऑब्वियसली, तो खत्म, तो Cl पे 2 नेगेटिव था, उधर जाएगा पॉजिटिव, तो L 2 पॉजिटिव करके दिखा दूं, X प्लस 0 इंटू 2 प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0, तो H की वैल्यू 2, खत्म।
ठीक है, आ गया। राइट द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। अब सारे बच्चों को आता है ये नाम लिखना, एन ही यहाँ पर डोनेट कर रहा है तो एन मेंशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ मेंशन किया है नाइट्राइटो एन। नाम करके देखते हैं, नाम करके देखते हैं, नाम करते हैं। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नीचे एक और दिया हुआ, इसका फॉर्मूला लिख के दिखा देना। भैया कैसा बकवास का क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग। आ जाओ, इससे थोड़ा साइड कर लेते हैं। भैया तुम इधर आ जाओ यार, तुम यहाँ आ जाओ। बुकिश आंसर मैंने इसलिए लगाया होता है कि ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि ये कब आया है और कितना नंबर मिला है। ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन को भी हम लोग सीख रहे हैं तो हम लोग इसमें सब कुछ देखेंगे कि ये 3 कहाँ से आ गया वगैरह वगैरह। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। मेरे टेक्निक से निकालो। देखो मैंने क्या कहा था, ब्रेक कर लो। ये 1 नेगेटिव तो मतलब पूरे आयन पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लेटिनियम इन कॉम्प्लेक्स TtEn2Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है, मैंने बता दिया। देखो यहाँ पे ये 2 है और ये 2, तो इसका तो 2 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर अपना भैया। और ये En2 है ना, फोकस करना, En2 है। तो एक En जो है वो दो लोन पे, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो कितने टोटल शेयर कर रहा होगा, 4। तो 4 और ये 2 6, तो ये रहा 6। और ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है मैंने बता रखा है भाई, तुम पीछे जाओ वीडियो को देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम लिखना है इस कंपाउंड का, CONH3,4Cl NO2 अटैच्ड है इससे, NH3 यहाँ से। ठीक है, तो इसका नाम लिखने का तरीका सिंपल था भाई, मैं यहाँ पे लिख करके तुम्हें दिखा दे रहा हूँ नाम, कोई दिक्कत नहीं है। एक सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे x को, CO को एज x प्लस NH3 हम जानते हैं 0 × 4 प्लस -1 इंटू प्लस NO2। अब यहाँ पे NO2 क्या है, NO2 न्यूट्रल लिगेंड है, ये क्या है इसे मैंने पीछे अभी जस्ट बताया तुम लोगों को। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ये रहा। देखो यहाँ पे मैंने NO2 100% कराया होगा कहीं ना कहीं पे, ये रहा NO2 -1 चार्ज होता है इस पे, तो ये तुम्हें याद होना ही चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। आई थिंक कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, NO2 हम लोगों ने देख लिया -1 और यहाँ पर -1 Cl पे, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। मैंने दोनों मेथड्स बता दिया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। अगर तुम चाहो तो ऐसे से निकाल सकते हो, अगर तुम चाहो तो इसे ब्रेक कर लो कंपाउंड को। जब कंपाउंड ब्रेक करोगे तो CONH3,4Cl NO2 ऐसा कुछ ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, जब भी तो ये कंपनसेट कर पाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, तो ये x की वैल्यू निकल जाएगी, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। -1 -3, x की वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये 3 आ गई। अब सबसे पहले नाम लिखते हैं, तो हम लोग हमेशा जैसे अगर देखो NaCl होता था, NaCl को क्या करते थे तुम बताओ, सोडियम क्लोराइड सर, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ नाम लिखो इसका। सबसे पहले तो यहाँ पे NH3 के लिए अमाइन आ जाएगा, AMM लिखना भैया, वरना नंबर कटने के लिए तैयार है ना। Cl के लिए क्लोरो आ जाएगा, Cl के लिए क्लोरो आ जाएगा, और NO2 के लिए तो यहाँ पे N शेयर कर रहा है, तो नाइट्राइटो N शेयर कर रहा है तो N आ जाएगा। इन तीनों का नाम मैंने तुम्हें अलग अलग बता दिया कि इंडिविजुअली जो लीगेंड्स का नाम है वो कैसा हो रहा होगा, तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा आई गेस। अब इसका नाम लिख दो। सबसे पहले देखो A पहले आता है तो अमाइन लिखो, तो अमाइन कितना है 4 के लिए क्या करोगे, टेट्रा सर, टेट्रा अमाइन, AMMINE। एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी मैंने आंसर लगा दिया नीचे, ठीक है। टेट्रा अमाइन, ठीक है, टेट्रा अमाइन और क्लोरो है तुम्हारा कितना, एक, तो टेट्रा अमाइन क्लोराइडो या फिर क्लोराइडो, और नाइट्राइटो है, नाइट्राइटो N, कोबाल्ट और कोबाल्ट पे 3, और ये हमेशा रोमन नंबर में लिखना। ये रहा सवाल का आंसर, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे आंसर दिया है इन्होंने हमें। ओ शिट मैन, स्केल कहाँ से आ रहा है, ये आंसर है, खत्म। कोबाल्ट के बाद क्लोराइड ऑब्वियसली बाहर है, तो क्लोराइड तो तुम लिख ही दोगे। यहाँ पे इन्होंने इसका हमें नाम, इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले देखो इथेन 1,2 डायमीन कितना है, 20 मतलब En2 होगा सर, जी बिल्कुल बेटा, करेक्ट। कोबाल्ट CO होगा सर, जी सर। डाइक्लोराइडो मतलब C पहले आता है, E पहले आता है, E ABCDE है ना, तो यहाँ पे C आता है, तो ये रहा COCl2 En2Cl, ठीक है। एक सेकेंड होल्ड करना बस। ऑलराइट, सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये वाला भी डन। नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन पे, IUPAC नेम ही लिखना है इन सारे कंपाउंड्स का। तो भाई इसमें तो तुम लिख सकते हो, मैं इस क्वेश्चन का करके दिखा देता हूँ, इसका भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स, ओके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है। जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता है तो Fe के साथ में 8 आएगा, F फेरेट, ठीक है। देखो इसका आंसर होगा फेरेट, है ना। बाकी सारी चीज़ें सेम है, एग्जैक्टली सेम है। देखो इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं। +3 + x + -1 × 6 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये +3 + x - 6 इज इक्वल्स टू 0, तो ये x की वैल्यू होगी -3, इसे जाएगी तो 3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, मतलब इसके नाम में 3 भी होगा, ये भी देखो 3 है, ठीक है।
अब तो तुम कर सकते हो ना, ऑब्वियसली जो पहले पॉजिटिव आयन होता है तो हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, तो ये हम लिखेंगे पोटेशियम, इसकी वैलेंसी का हमें टेंशन नहीं लेना है, इसकी वैलेंसी अपने आप कंपनसेट हो जाती है, तो इसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है जी। EO CO En3 और 3 पॉजिटिव, तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं, ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके नाम में तो कुछ आएगा नहीं, जैसे होगा कोबाल्ट वैसे ही लिखा जाएगा कोबाल्ट, ठीक है। En3 जीरो चार्ज, En पे कितना चार्ज होता है बताओ भाई, En पे तो जीरो चार्ज होता है सर, तो ये तो खत्म, ये तो खत्म, तो सिर्फ 3 पॉजिटिव, CO का 3 पॉजिटिव आ रहा है, देखो जरा सा, 3 आयन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में जो पार्ट हमें डिस्कस करना है वो करना है वर्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्वेश्चंस तीनों टॉपिक से आते हैं, तो तीनों ही टॉपिक इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्नर्स थ्योरी क्या कहती है, ही वाज द फर्स्ट टू फॉर्मुलेट हिज आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। द मेन पोस्टुलेट्स आर, कुछ पोस्टुलेट्स दिया था उन्होंने कुछ बताया था बेसिकली। वर्नर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who just talked about the theories which is related to coordination compound, ठीक है। in coordination compound metal shows two type of valencies, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी, गॉट इट। जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, ठीक है। जो पॉजिटिव प्राइमरी वैलेंसीज होती है, द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन and are satisfied by negative ion. The secondary valency are non-ionizable, क्या होती है वो, non-ionizable, ठीक है, non-ionizable, these are satisfied by neutral ion, neutral molecule और negative ion। जो तुम्हारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो तो बेसिकली नेगेटिव आयन से या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाइड होती है, दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, वेयर जो प्राइमरी वाली होती है वो डायरेक्शनल नहीं होती है। द आयंस ग्रुप्ड बॉन्डेड बाय सराउंडिंग सेकेंडरी वैलेंसीज टू मेटल हैव स्पेशल अरेंजमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, उनका अरेंजमेंट में होता है। उस बेसिकली वर्नर ने दो ही आइडिया थे, हमें एक कोऑर्डिनेशन नंबर, एक से उन्होंने बताया कि हमारे पास जो होता है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने कहीं पे लिखा होगा देखो ये सब डिलीट कर दो यहाँ से, फिर मैं बताता हूँ, ये हटाओ। ओ माय गॉड सर, आपने अपने चैनल का नाम मिटा दिया, एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये स्केल क्यों आ जा रहा है बार बार। नोट, इन मॉडर्न फॉर्मुलेशन प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि मैंने 10 बार बता दिया, तो मैं कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट technique to solve the questions of coordination compound. If you wanted to become a pro, ठीक है, जो solve कर सके सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, कहाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो उससे भैया प्राइमरी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालने आता तो नहीं कर पाओगे। और सेकेंडरी वैलेंसी उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम कह देते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है। देखो, इन सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड विद अमोनिया, इट फाउंड दैट सम ऑफ द क्लोराइड आयन कुड बी प्रेसिपिटेटेड एज AgCl एंड एडिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम लोग जो चीज़ देखेंगे ना भाई मेरे, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। देखो क्या होता है, ये वाला कंपाउंड को थोड़ा नीचे ले आते हैं इसको, ठीक है। ये बेसिकली हमें इक्वेशन दी हुई है और ये कहते हैं कि COCl3.6NH3 हमारे पास एक कंपाउंड था जिसको हम लोगों ने AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट रिएक्शन कराया, जिसकी वजह से 3 मोल्स ऑफ AgCl मिला। मतलब 3 मोल ऑफ AgCl, मतलब इसका मतलब है कि AgCl कहाँ से मिलेगा। एक बात तो हमें क्लियर थी, यहाँ पे समझना, वर्नर्स थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है। AgCl हमें कहाँ से मिलेगा। एक बात बताओ, ये जो कोऑर्डिनेशन के अंदर जो भी चीज होगी वो फर्दर ब्रेक हो सकती है क्या, बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर जो भी तुम कहते हो, इससे इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो भी चीज होगी वो फर्दर ब्रेक होगी क्या, नहीं सर, नहीं होगी। जो चीज बाहर होगी वही ब्रेक हो सकती है, यही तो ब्रेक होगा ऐसा 3Cl नेगेटिव, और ये जो भी पार्ट होगा ये 3 पॉजिटिव, इजंट इट, होगा। अब देखो, ये मैंने यहाँ तो जस्ट बताया तुम्हें कि यहाँ ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे ही तो लिखेंगे कि Cl नेगेटिव जो है वो यहाँ से निकला होगा 3Cl बन के, जब वो 3Cl बना होगा तो वो यहाँ से Ag के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाएगा, और वो कितना मोल बनाएगा, 3 मोल। वो कितना मोल बनाएगा, 3 मोल, ठीक है। आई गेस ये समझ में आ गया होगा अब तक, ठीक है। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे इन्होंने 5NH3 लिया है Cl3 के साथ में, और ये कह रहे हैं 2 मोल्स ऑफ AgCl। जैसे ही कहा 2 मोल, तो इसका मतलब 2 क्लोरीन बाहर और 1 क्लोरीन अंदर, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन वी हैव इज 3, तो 2 क्लोरीन बाहर रहेगी, जब भी तो वो प्रेसिपिटेट हो पाएगी। सिंपल समझो भैया, अगर प्रेसिपिटेट होकर के कितना भी मोल कंपाउंड बन रहा है किसी भी चीज का, तो वो जो चीज बन सकती है, जो भी चीज बन रही है, वो जितना बन रही है, जितना भी मोल बन रही है, तो AgCl 3 मोल बना, इसका मतलब 3 क्लोरीन बाहर होगी, जब भी तो वो 3 क्लोरीन बाहर निकल करके Ag के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाएगी 3 मोल। आई गेस ये क्लियर होगा, है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है COCl3 4NH3 AgNO3 के साथ AgCl बनाएगा और यहाँ पर आगे जाएगा ये, ठीक है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हमने इन्होंने मेंशन हमें नहीं किया कि कितने मोल्स बना रही है, जितने भी मोल बनाएगी मैंने ये तो बता दिया ऊपर, तुम्हें यहाँ पे से भूल जाओ। यहाँ देखो यहाँ पे 4NH3 रखा है इन्होंने बाहर में, तो अगर हम देखें कि जितने भी मोल्स 2 AgCl का मोल बना और यहाँ पे ये ऑब्वियसली 1 AgCl का मोल बनेगा, 1 AgCl का मोल बनेगा तो एक क्लोरीन बाहर रहेगी, 1 AgCl का मोल बनेगा तो एक क्लोरीन बाहर रहेगी। As we know, conductivity of solution depends on the number of ions. तो जितने क्लोरीन अंदर जाएंगे उतना कम आयनाइजेशन। देखो मतलब अगर हम लोग बात करें ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी की थी तो यहाँ पे देखो COCl3 6NH3, मतलब कि यहाँ पे 3 आयंस तो तुम्हारे क्लोरीन के और एक अपना वो बंदा, तीनों के तीनों क्लोरीन बाहर होगी। तो सबसे ज्यादा कब मिलेगा, जब ऐसे ही तो कंपाउंड होगा CONH3 होल 6 और ये बाहर की तरफ 3Cl3, ठीक है। अगर ये कंपाउंड होगा जब भी तो जा करके तुम्हें 3 के 3 नेगेटिव क्लोरीन मिलेंगे और एक ये, तो 4 आयंस मिलेंगे। यहाँ पे 3 आयन मिलेगा, जब ये एक क्लोरीन अंदर चला जाएगा तो फिर एक ये आयन और ये 2 आयन, 3 आयन मिलेगा। तो कंडक्टिविटी जैसे जैसे तुम्हारा मोल्स घटेगा, जितना ज्यादा मोल मिलेगा, जितना ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा उतना ज्यादा कंडक्टिविटी, जितना कम प्रेसिपिटेशन होगा उतना कम कंडक्टिविटी। व्हेन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक क्वेश्चन भी आया था बोर्ड में, CrCl3.6H2O is mixed with AgNO3, 2 moles of AgCl are precipitated out। बताओ उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 moles AgCl चाहिए, 2 Cl बाहर रखो बाकी सब अंदर, आंसर है ना। इसका नाम भी लिखने के लिए आ सकता है तो नाम भी लिख देना। नाम लिखने के लिए सबसे पीछे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, आई एम सो सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। पहले लिगेंड का नाम करो, लिगेंड का नाम किस, अगर तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है तो सबसे पहले तुम लिगेंड का नाम करोगे। लिगेंड का नाम जो तुम लिखोगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखोगे, तो फिर लिगेंड का नाम लिख लिया तुमने, लिगेंड का नाम देखते ही सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखो। और अगर वो नेगेटिव आयन है, ये जो कॉम्प्लेक्स है अगर ये नेगेटिव होता तो 8 लगाते, नहीं होता तो जैसे है वैसे ही रहेगा। मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव है, जी सर पॉजिटिव है क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव है सर, जी जी जी, तो क्रोमियम एज इट इज रह जाएगा। वेयर एज अगर ये पूरा नेगेटिव होता तो ये क्रोमेट हो जाता, ठीक है, तो उस हिसाब से आ जाएगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऑलराइट, सो अब VBD डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कुछ असम्पशंस हैं ऑब्वियसली, बट ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें इस चैप्टर को पूरा अच्छे से कवर अप करना है तो, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मेटल आयन और एटम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड can use its n-1 का d orbital, ns orbital, np orbital, ns orbital, np orbital, nd orbital for hybridization। बेसिकली यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स कौन यूज कर सकता है, कोई भी लिगेंड जो है वो यूज कर सकता है, ठीक है। कैन यूज इट्स दिस ऑर्बिटल दिस एंड ये सारा ऑर्बिटल यूज कर सकता है फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू गिव अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री होगी, किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ये सारी चीजें आगे हैं भाई। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दो जल्दी से, है ना। दीज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर अलाउड टू ओवरलैप with ligand orbitals that can donate electron pair for bonding, ठीक है। कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमारे सिलेबस में, बेसिकली 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे सिलेबस में, 4 और 6, ठीक है। 4 में 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 और dsp2, है ना। और 6 में 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होगी जिसमें sp3d2 और d2sp3, ठीक है। ये होती है हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन ये है तो ज्योमेट्री याद रखिएगा, दोनों में टेट्राहेड्रल, सॉरी पहले वाले में टेट्राहेड्रल होती है sp3 और स्क्वायर प्लेनर होती है dsp2, और ये दोनों ही की दोनों ऑक्टाहेड्रल होती है क्योंकि भाई 6 ऑर्बिटल्स हैं, देखो ना 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स पार्ट ले रहे हैं ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे टेट्राहेड्रल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 2 3 और 4 ऑर्बिटल्स पार्ट ले रहे हैं। यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर है तो ये दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। चलो, Note, it is possible to predict the geometry of a complex from the knowledge of its magnetic behavior as well। हाँ, magnetic behavior के थ्रू भी हम उसकी ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होती है म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2। This is the value to get, this is the formula to get magnetic moment। n is what, n is the number of electron, unpaired electron, n is the number of unpaired electron, ठीक है। magnetic moment of a complex depends on number of unpaired electron। magnetic moment जो होता है number of electron पे depend करता है, जितना ज्यादा number of electron उतना ज्यादा magnetic moment obviously सर। अब आ जाओ सवाल पे। ये जो है ये इस तरह के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने लिया है, आई होप आगे भी एक क्वेश्चन लिया होगा, नहीं लिया है, एक लिया, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, इन दोनों क्वेश्चन के थ्रू वी विल डिस्कस ऑल द काइंड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मतलब देखेंगे कैसे मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने ऑलरेडी इसका कुछ भी मैग्नेटिक मोमेंट, इन्होंने ऑलरेडी इसे कह रखा है कि ये डायमैग्नेटिक है इन नेचर। दिस इज देयर इज नो, मतलब डायमैग्नेटिक का क्या होता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। डायमैग्नेटिक इज द एलिमेंट या इज अ कंपाउंड इन विच देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम उसे क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक कहते हैं सर, ठीक है। देखो
एक्स सबसे पहले ऑब्वियसली इसका वो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, ठीक है, तो वो आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जब आगे जाएंगे तो सीओ को हम लोग लिख सकते हैं AR4S3D। अब यहाँ पर AR की हम लोगों को पता है आर्गन जो होता है 18, 4S2 और यहाँ पे 3D 7। कोबाल्ट के लिए क्यों, कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उन्होंने यहाँ पे बता दिया है इसके लिए भी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और सारी चीजें कैसे होती है। तो कैल्शियम 20, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो तुम इसे याद कर सकते हो, जिंक से 30, 29, 28, 27 पे आता है। 27 मतलब हो गया क्या, 27 का मतलब हो गया आर्गन में चले गए तुम्हारे 18 इलेक्ट्रॉन, 18 के बाद सेकेंड 18 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे चले गए कोबाल्ट में, सॉरी आर्गन में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 18 और 2 20, और 7 इलेक्ट्रॉन रह गए तो 7 यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारे बचे हैं वो कितने बच गए, 27। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन हो गए 27। ओके, अब यहाँ पर कॉपर की आ गई बातचीत, यहाँ हो गई 18, 22 और 7। इन्होंने कहा है CO3 पॉजिटिव। सर आपको कैसे पता चल गया 3 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था तो कॉपर 3 पॉजिटिव आया था क्योंकि NH3 न्यूट्रल लिगेंड है। अब अगर किसी को पीछे से क्लियर नहीं है न्यूट्रल लिगेंड तो पीछे जाओ फिर से देखो, जब तक क्लियर नहीं हो तब तक यहाँ पे मत आओ, ठीक है। ये रहा हमारे पास 0। अब ये हमारा पुट करने के बाद ये आ गया x की वैल्यू 3। x की वैल्यू 3 मतलब कोबाल्ट जो है 3 पॉजिटिव में, तो मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, मतलब यहाँ से कि s पे 0 और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन और चला गया तो 3d6। अब CO3 पॉजिटिव आयन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसके ऑर्बिटल मेंशन करो। कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, ये हो गया 3d, अरे यार ये मैंने लिखा क्यों नहीं है, ये हो गया 3d, ये हो गया 4s और ये हो गया तुम्हारा 4p, है ना जी, ठीक है। तो अब यहाँ 3d में जो इलेक्ट्रॉन्स हमने वो पुट कर दिए, देखो यहाँ पे से 1 2 3 4 ऐसे तो पुट नहीं कर सकते ना, यहाँ पे से हमें क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स पुट करने हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये अब यहाँ वापस से हम लोग एक बार वो बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, ओह शिट, ये बना लिया हमने वापस से इसका बॉक्स, ठीक है। 1 2 3 4 आ गए टोटल हमारे 5 डिब्बे, 1 2 3 4 और 5, तो कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन से, तो मतलब 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। अब इन्होंने डायमैग्नेटिक का, डायमैग्नेटिक का मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे, मतलब भाई मेरे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो यहीं रहेगा, ये वाला इस जगह पे आ जाएगा, पेयर हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये भी इसके साथ यहाँ आ जाएगा, तो ये भी पेयर हो गया। तो मतलब जो न्यू हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो इस तरीके की आएगी। तो ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये और ये सारे ऑर्बिटल्स जो हैं हमारे वो फ्री हैं हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेने के लिए, तो इसलिए हम इसको कहेंगे D2 और S और P3, ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। याद रखना क्योंकि इसमें इनर के डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं। कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं, इनर के डी ऑर्बिटल, तो इसलिए हम कहेंगे इसे इनर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आई गेस ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल था, इसमें वो साफ साफ मेंशन कर देते हैं हमारे को कि हमारा जो कंपाउंड है वो डायमैग्नेटिक है, हमारा जो कंपाउंड है वो पैरामैग्नेटिक है। इस तरीके की चीजें मेंशन की हुई होगी तो हम लोग अपना गेस कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है ये पूरा का पूरा मेथोडोलॉजी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, इससे हिसाब से सेम आप लोगों को करना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स उसको कहोगे ऑब्वियसली जो जिसमें इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। इनर डी ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व था जो D2sp3 लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स होगा ये, और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। पेयर्ड कॉम्प्लेक्स मतलब बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होंगे, और लो स्पिन इसलिए होगा क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो हाई स्पिन कहां से शो करेगा। याद रखना इनर डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d2, यहाँ पे हाई स्पिन होगा, ऑब्वियसली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने वाले हैं, फ्री कॉम्प्लेक्स होगा। पैरामैग्नेटिक को हम लोग कहते हैं इट मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक इट मस्ट हैव ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिया मैंने COF6 होल 3 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल तो हो गई क्योंकि लिगेंड्स 6 हैं तो 6 ऑक्टाहेड्रल ही लगेंगे, ये तो क्लियर है भाई। पहला स्टेप, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो कोबाल्ट की। कोबाल्ट का नंबर याद नहीं है, ऐसे याद करो कि भैया इसे तुम कैसे याद कर सकते हो, कैल्शियम तक तो रहने दो, कैल्शियम तक तो पहली सीरीज चलती है। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ठीक है। तो इस हिसाब से तुम इसे याद कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना जी। इसके हिसाब से इसकी नंबरिंग कर लो। ये लास्ट सीरीज आपको जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ना हमारे ये वाले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए वरना तो फिर मसला है, ठीक है। ओके, COF6 जो है तुम्हारे यहाँ पे 6 ऑक्टाहेड्रल, ये हो गया तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें x और +1 -1 into 6 क्योंकि 6 है और f के लिए जो होती है वो -1 की चार्ज होता है इस पे, तो -1 into 6 इट विल बी इक्वल्स टू x - 6 इज इक्वल्स टू -3, तो x इज इक्वल्स टू -3 + 6 विल बी इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पे भी इत्तेफाकन जो CO है वो +3 बन रहा है। हमेशा से +3 बनता है नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है इन पे। चलो, तो यहाँ पे आ गई प्लस का 3।
जैसे ही प्लस का 3 आ गया तो हम लोग कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे विच इज अगेन सेम रह जाएगी ArS4S0 और 3D का 6। तो 3D का 6 कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना जी। और यहाँ पे इन्होंने पैरामैग्नेटिक कहा, इसका मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं होंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर कब होते हैं? जब वो कह देते खुद से कि डायमैग्नेटिक है, ठीक है, नहीं होंगे। अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, क्योंकि यहाँ पे ये D2sp3 है तो इसकी हाइब्रिड जो शेप होगा वो क्या होगा? D2sp3। D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स फ्रॉम नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। अगर वो पैरामैग्नेटिक है, अगर वो डायमैग्नेटिक है, और फिर उसकी हाइब्रिडेशन निकाल के क्या होगा? हाइब्रिडेशन निकाल के जैसे ही लिखेगा तुम्हें पता चल जाएगा कि उसका शेप क्या है। क्लियर है जी बातचीत? आ जाओ। तो यहाँ पे ये 3D पे आ गया अपना ऐसा कुछ। अब 4s 4p और 4d ऑर्बिटल, क्योंकि हम पे यहाँ पता है कि 6 के 6 लिगेंड्स है तो 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो एक ये, 2 3 4 5 और ये 6, तो ये ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब sp3d और 2। तो ये आउटर कॉम्प्लेक्स आ गया ना, तो इसकी हाइब्रिडेशन ये होगा। और इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो हमारे लिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ये आप लोग सवाल खुद से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो भाई सिंपल है, मैंने पूरा कर दिया। वापस sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन मैंने लगा दिया है कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट हमें ये समझ में आएगी, सर अगर डी की वैल्यू 1 2 3 होती है तो ऑलवेज D2sp3 ही शो करेगा। डी की वैल्यू अगर 1 2 3 होगी वो हमेशा हमेशा क्या करेगा? ऑलवेज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। Whereas 4 5 6 जो होता है वो D2sp3 भी शो कर सकता है, sp3d2 भी शो कर सकता है, डिपेंड करता है लिगेंड पे, ठीक है। एंड sp3d2 ऑलवेज शो करने वाले D7 D8 D9 D10 है, ये बात को याद रखना। उसके बाद यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी लेक्चर में हमने अपलोड कर रखे, डाल रखे हैं, ठीक है, तो तुम यहाँ से देख सकते हो। अब VBT को कंप्लीट करने के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लिमिटेशन ऑफ VBT, कि VBT के लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहला लिमिटेशन होता है डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देयर इज नो टॉकिंग अबाउट कलर, ठीक है। उन्होंने सब कुछ बताया, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, बट कलर क्या है सर? हमें पता है डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो अपने आप में क्यों फेमस है? क्योंकि वो कलर्स बनाते हैं सर। एंड कलर क्यों बनाते हैं वो देखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। ओके, इट डज नॉट गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी स्टेटमेंट इसमें नहीं दिया गया था, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अजम्पशंस। हाँ भैया बेकार की बात है, बहुत सारी कुछ सिर्फ इन्होंने कह दिया कि मान लो मान लो मान लो मान लो। क्यों माने? क्या बेसिस है उसका, ठीक है। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। बेटा अगर आपको क्वेश्चन में ये आता है लिखने के लिए तो आप ये पॉइंट तो बिल्कुल ही लिख करके आइएगा, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अगले थ्योरी दैट इज CFT थ्योरी में रेज किया गया था। CFT थ्योरी में इन्होंने बहुत अच्छी सी एक सीरीज बना करके दी थी हमें, जिसमें वीक लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को एक तरफ से अलग अलग करके दिखाया था। आज जो CFT को समझते हैं, CFT इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल व्हिच कंसीडर द मेटल लिगेंड बॉन्ड टू बी आयनिक arising purely from electrostatic interaction between the metal ion and ligand. CFT is an electrostatic model which consider the metal ligand bond to be ionic, arising purely from electrostatic interaction between the metal ion and ligand. Ligands are treated as point charge, and in case of anions or dipole in case of neutral molecule जैसे H2O, NH3 etc. है ना। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी या क्या होगा उसको बहुत डिटेल में समझना है यहाँ पे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 6 लिगेंड्स, ऑक्टाहेड्रल है ना, तो 6 के 6 लिगेंड लगे होंगे, तभी तो ऑक्टाहेड्रल कहला रहा है। टेट्राहेड्रल होता तो 4, टेट्राहेड्रल का अलग हिसाब होगा आगे, ठीक है, मैंने लिखवाया होगा, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे लिखा है मैंने, देखते हैं। अगर 6 के 6 लिगेंड्स लगे हुए, डीजेनरेसी होती है डी ऑर्बिटल में, और डीजेनरेसी जो होती है मतलब इक्वल एनर्जी वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, मतलब वो खराब हो जाती है, हैज बीन रिमूव्ड ड्यू टू द लिगेंड मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इस वजह से डीजेनरेसी नहीं हो पाती है, बोलो, ठीक है। ओके, रिमूवल ऑफ डीजेनरेसी गिव 3 ऑर्बिटल दैट इज dxy dyz dzx। इन्हें लोअर एनर्जी कहते हैं, किसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में dxy dyz dzx ये लोअर एनर्जी वाले हैं। ये क्या है? ये लोअर एनर्जी वाले हैं, जिन्हें हम कहते हैं T2g। क्या कहते हैं हम जिन्हें? T2g। एंड 2 ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी दैट इज dz² और dx² माइनस y², इसको हम लोग कहते हैं EG सेट, ठीक है। अभी EG सेट क्या है, T2g सेट क्या है, ये अभी सिर्फ अजम्पशंस है भाई, इन्होंने माना है, उनके बेसिस पर हम लोग सारी चीजें करेंगे, तो इसे समझना है यहाँ पर कि D2g सर क्या कह रहे हैं, T2g और EG क्या कह रहे हैं। क्लियर है ये बात मेरी? आ जाओ नेक्स्ट। dxy x² y² dz² जो है वो ऑर्बिटल पॉइंट टुवर्ड्स द एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन of ligand will experiences more repulsion and will raised in energy. This is the reason why dx² y² और dz² जो होता है वो हाई एनर्जी दैट इज EG कॉन्फ़िगरेशन में आता है।
क्यों आता है उससे पीछे रीजन ये है, और ये जो है ये डायरेक्टेड होते हैं एक्सिस के अलोंग, ठीक है, विल बी लोअर्ड इन एनर्जी रिलेटिवली एवरेज एनर्जी, मतलब इनकी एनर्जी लोअर होती है और उसका रीजन ये रहा, दोनों का रीजन भी ये रहा। तो भैया अगर एसेशन रीजन का क्वेश्चन आता है तो आप इसे करके आइएगा, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ डीजेनरेटेड लेवल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट ये रहा, देखो पहले ऑर्बिटल सारे के सारे सेम एनर्जी पे, देखो ये इसी को तो कहते हैं डीजेनरेसी। अब जब मैंने थोड़ा सा और एनर्जी दी, थोड़ा सा और एनर्जी दी, जिसकी वजह से हायर ऑर्बिटल्स पे चले गए, उनकी एनर्जी थोड़ी हायर हो गई, ठीक है। एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन अ स्फेरिकल क्रिस्टल, स्फेरिकल क्रिस्टल में ये हिसाब था। अब इसके बाद इनमें दो चीजें हो जाती है, एक तो नीचे आ जाते हैं डी एक्स स्क्वायर डी वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड एक्स जेड स्क्वायर, इनकी एनर्जी हायर हो जाती है, और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स इनकी एनर्जी लोअर हो जाती है, हम इन्हें नीचे लिखते हैं, जो कि टी टू जी कन्फिगरेशन होता है, और जो हायर होता है वो ईजी कन्फिगरेशन होता है। बात मेरी क्लियर होगी अब तक, है ना। हमने डीजेनरेसी देखी, कैसे डीजेनरेसी होती है। पहले सारे के सारे ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी पे थे, पहले हम उन्हें स्फेरिकल में ले जाते हैं, वैसे थोड़ी एनर्जी बढ़ाते हैं, उसके बाद वो स्प्लिट कर जाती है दो पार्ट में, ठीक है। क्या टू पार्ट्स होता है इसका, पहला पार्ट होता है टू डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड एक्स जेड स्क्वायर, ये जो होती है इनकी एनर्जी जो होती है वो रिलेटिवली हायर होती है, और हायर में क्या डिफरेंस होता है, ये होता है, देखेंगे क्या कह रहे हैं। ये जो पूरा एनर्जी गैप है इसको हम लोगों ने कहा डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट मतलब एनर्जी गैप बिटवीन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ईजी और T2G के बीच में क्या गैप एनर्जी का है वो कहलाता है डेल्टा नॉट, ठीक है जी। और ये जो तुम्हारा सिर्फ ऊपर वाला पार्ट होता है, मतलब जो बेसिक एनर्जी थी तुम्हारी, उससे कितना डिफरेंस है T2EG कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब हायर कॉन्फ़िगरेशन में कितना डिफरेंस है, उसको कहते हैं प्लस का 3/5 डेल्टा नॉट, इतना आएगी इसकी एनर्जी, और ये आएगा माइनस का 2/5 डेल्टा नॉट, ये आएगी नीचे वाली एनर्जी T2G की। क्लियर है मेरे ख्याल में। The extent of splitting depends upon the field produced by ligand and charge on metal and ion, उस पर डिपेंड करती है। खैर, the extent of splitting depends upon the field produced by ligand and charge on metal atom, ये मैंने वापस से दोबारा लिख दिया। जैसे कि देखो D1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा, यहाँ पे आ जाओ, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है EG और T2G। हमें पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी में जाना चाहता है, तो वो लोअर एनर्जी में चला गया, विच इज T2G, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, D1 हो गई कॉन्फ़िगरेशन, T2G1 EG0। 2 में आ जाओ तो D2 में देखो अगेन एनर्जी लोअर एनर्जी में, जब तक स्टेट्स खाली रहेंगे या फिर ऑर्बिटल खाली रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन वहीं जाना चाहेगा, तो यहाँ पे वापस दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आ गया, दिस इज T2G2 और EG0, और यहाँ पे ये हो गया D2। D3 भी देखोगे तो सेम हिसाब रहेगा, EG ऐसे, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आकर के पेयरिंग करेगा या ऊपर जाएगा हायर एनर्जी शेल में जाएगा, या फिर नीचे आकर के पेयरिंग करेगा, ये किस पर डिपेंड करता है, वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। क्या होगा, D4 फर्स्ट रेडी थ्योरी, मतलब फर्स्ट हम लोगों की थ्योरी समझनी होगी, उसके बाद हम इसको देखेंगे D4 कॉन्फ़िगरेशन जाती कैसे है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, 2 मिनट होल्ड करना है, D4 पे मैं भी आऊंगा, ये मैं समझ D4 से आपने पढ़ाया नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। D4 को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली यहाँ पे थ्योरी क्या कहती है, कब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा होगा और कब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर के शेल में जा रहा होगा, है ना। तो देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, if the ligands are arranged in a series in the order of increasing field strength, then that series is called as spectrochemical series। कितनी ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ है उस हिसाब में जब हम लिगेंड्स को लगाते हैं, मतलब सबसे कम वीक फील्ड वाला वीक फील्ड लिगेंड, देन बढ़ता हुआ, एंड लास्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज को अपन कहेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अब बात समझो, अगर ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ये पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी, क्या कह रहा हूं मैं, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगी, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो इंटर कर जाता है T2G में, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ इंटर कर जाता है, T2G में। मतलब ऑक्टाहेड्रल सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, मतलब पेयरिंग एनर्जी अगर ज्यादा होगी तभी तो वो पेयर करवा पाएगा, नहीं है वो, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड कॉन्फ़िगरेशन बनेगी T2G4 EG0, T2G4 EG0, मतलब पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन पेयर हो पाएगा। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट सिस्टम की एनर्जी जो है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर। तो जो नया कॉन्फ़िगरेशन बनता है T2G4 EG0, लिगेंड्स फॉर विच डेल्टा नॉट, मतलब डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही एक्चुअली पेयरिंग करा पाता है, इस बात को अभी सब याद रखना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स ही पेयरिंग करवा पाती हैं। नेक्स्ट,
अगर सेम इसका अपोजिट केस तो में सब कुछ सब अपोजिट होगा, यहाँ पे कन्फिग्रेशन में ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गिरा है ना, यहाँ पे पेयर नहीं हो पाता है क्योंकि पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए पेयरिंग नहीं हो पाती है। लिगेंड्स फॉर विच डेल्टा नॉट इज लेस देन, इसको हम लोग कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या है, क्लियर हो गया। D4। अब देखो कन्फिग्रेशन, अगर SFL लगा हुआ है, SFL को कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर वो लगा हुआ है तो कुछ कन्फिग्रेशन इस तरीके की हो जाएगी तुम्हारी कि यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, राइट। अगर नहीं लगा होगा तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा और ऊपर चले जाएगा कन्फिग्रेशन, ठीक है। अगर हम बात करें कि क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पैटर्न था, तो वो था हाइड्रोजन डोनर, देन ऑक्सीजन डोनर, देन नाइट्रोजन डोनर, कार्बन डोनर। कार्बन डोनर का सबसे ज्यादा जैसे CO, CN, EN, NH3, ADTA, NCS, इन सबका बहुत ज्यादा होता है। देखो CN नेगेटिव और CO और SFL, ये SFL की तरह वर्क सिर्फ जब करेंगे जब जो हमारा मेटल होगा वो +2 में होगा। जैसे अभी हम लोगों ने CO+3 देखा था ना, तो +3 में ये लोग ऐसा SFL बिहेव करेंगे। कैसे बिहेव करेंगे, एज अ SFL। याद रखना H2O को और NH3 को मैंने लिया है कब, जब मैं बात कर रहा हूँ SFL कब की, जब CO3 पॉजिटिव था, जब ये हम लोगों ने CO+3 देखा था ना। वैसे ही अगर मेटल कोई +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया होगा तो ये सारे के सारे हमारे SFL हो जाएंगे। वेयर एज इन केस ऑफ +2 दिस बस CO एंड CN को हम लोग कंसीडर करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है जी, क्लियर। आगे आ जाओ। ये ऑक्टाहेड्रल का था, तो अब टेट्राहेड्रल की बात है। टेट्राहेड्रल में बस दो चीजें अपोजिट हो जाती है, यहाँ पे वहां पे जो T2G कॉन्फ़िगरेशन थी वो यहाँ पे अलग हो जाएगी। यहाँ पे EG को हम लोग कहते हैं लोअर एनर्जी, और वो पैटर्न नीचे आ जाता है dx2 y2 dz2, और ऊपर चले जाते हैं हाई एनर्जी dxy dyz dzx, ये ऊपर आ जाता है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्मेशन ऑफ द d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड एंड इज स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। डेल्टा t की वैल्यू इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नॉट, दैट इज ml6 डेल्टा नॉट और ml4 डेल्टा t। बता दिया था मैंने पीछे ही कि ऑक्टाहेड्रल होगा तो 6 के 6 लिगेंड, टेट्राहेड्रल होगा तो 4 लिगेंड्स। तो ये आ गया तुम्हारा एनर्जी का पैटर्न, दोनों क्लियर होगा। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पीछे रीजन मैंने बता दिया था, नहीं बताया था, यही तो बताना था, ये तो डेमेरिट था। व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक बात बताओ, जब जब सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, राइट। देखो ये लिखा हुआ है, व्हेन अ लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इट एब्सॉर्ब्स द लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from lower d orbital level to higher d orbital level. This transition is called dd transition of electron. Color of the compound is complementary color observed, जो absorb करेगी लाइट, ठीक है, जो भी कलर एब्जॉर्ब करेगी लाइट विजिबल रीजन से, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होगा वो हमारी इस ट्रांजिशन में निकलेगा। जैसे Ti H2O6 3 पॉजिटिव था, वायलेट इन कलर। D1 में T2 T2G1 EG0, ये रहा, कुछ ट्रांजिशन हुआ यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में। अब ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली वापस आएगा, क्यों इलेक्ट्रॉन वापस आया। चल इलेक्ट्रॉन वापस सिर्फ इस वजह से आता है क्योंकि हम यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी जब टू की ट्रांजिशन हो, क्योंकि लोअर एनर्जी में ऑलरेडी स्टेबल था, लेकिन हमने ऐसे एनर्जी दी जिसकी वजह से ऊपर गया, ठीक है। अब वो वापस ट्रांजिशन करके नीचे आ जाएगा ना, वापस ट्रांजिशन करके नीचे आ जाएगा, तो उस केस में जो वो कलर देगा उस कलर को हम लोग कहेंगे, आगे मैंने लिख दिया होगा उसमें कहीं ना कहीं पे, ओके, वायलेट कलर। तो वो कौन सा कलर देगा, वायलेट कलर, ये याद रखिए। यहाँ पे कलरलेस है क्योंकि ट्रांजिशन नहीं होगा, तो याद रखना कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज जस्ट बिकॉज ऑफ dd ट्रांजिशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, dd ट्रांजिशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, ठीक है। लिमिटेशन क्या होता है CFT का, फ्रॉम द assumption that the ligands are point charge, it follows that anionic ligand should exert the greater splitting effect। ये बहुत चिंदी सा पॉइंट है, याद रखना, बट इट इज नॉट ट्रू बिकॉज anionic ligands are found at the lower, क्योंकि anionic ligand जितने भी थे हम लोगों ने देखा था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो सब पहले थे, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे चिंदी तरीका मैंने बताया था तुम्हें, पूरा का पूरा करके तो नहीं दिखाना है, इन्होंने सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछी है हमसे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हो तुम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, H2O 0 होता है into 6, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो Fe की वैल्यू, मतलब X की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2 +2 आई थिंक, है ना। Fe क्या होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, है ना। जिंक 30, 29, 28, 27, 26, खत्म, इतना आसान है यार। 26 Ar 3s और 4d, आई थिंक उल्टा कर दिया मैंने, Ar 4s एंड 3d, ठीक है, ये हिसाब होता है। तो अब इसमें हमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, तो कितना था 26 ना, 26 के लिए 18 2 20 और ये 6 +2 में 2 चले जाएंगे, 2 चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे ही चले जाएंगे 2 तो हमारे पास कुछ Fe2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा कि ये रहे तुम्हारे d ऑर्बिटल। अब पहले यहाँ देखो H2O +2 में, यहाँ पे ये +2 में, तो +2 में अभी जस्ट मैंने बताया था कि इन केस ऑफ +2, ये रहा, इन केस ऑफ +2 H2O जो है, देखो H2O जो है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा वो, वीक फील्ड लिगेंड की तरह। कहाँ जाएगा क्वेश्चन, वीक फील्ड लिगेंड की तरह, ठीक है। जब वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा तो क्या होगा समझना, मतलब पेयरिंग नहीं होगी सर, यहाँ पे पेयरिंग
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पे 6। तो अब यहाँ पे रह गया ये 3D और ये 4s में 0 और 4p भी होगा 1 और 2, कितने 6 के 6 हैं, तो 6 के 6 होंगे तो यहाँ पर और भी आएगा 4d भी आएगा, 4p 4d 4s, है ना, यही तो होगा। आई थिंक आई एम राइट। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल ये वाला पार्ट ले रहा होगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो ये हो गया sp3d2। बेटा sp3d2 समझ में आया? नहीं आया ना, ग्रेट ग्रेट। अब इसको फिर से देखते हैं, ठीक है। अरे यार देखो इसका आंसर ही मैं हटा दे रहा हूँ, बुकिश आंसर है, बहुत बेकार महारत दिया आंसर लगाया इन्होंने। चलो मैं साइड में लगा दे रहा हूँ भाई, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी डिमांड रहती है आंसर चाहिए बुकिश वाला, तो बुकिश वाला रहने देते हैं यहाँ पे। हम लोग वापस से इसको थोड़ा सा पीछे जा करके हल्की सी, अरे भैया चलो अब करते हैं इसका डेरिवेशन अच्छे से, ठीक है। FE जिसको भी बेटा अगर चाहिए कि फुल डेरिवेशन सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन डिटेल चाहिए, सवाल सीरीज जा करके देखो, वहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें। FE H2O6, अरे भैया H2O6 2 पॉजिटिव। सबसे पहले इस मेटल एटम को मानोगे x, तो x प्लस ये तो 0 हो गया, तो विच इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई, मतलब प्लस की 2 आ गई। अभी मैंने पीछे बता रखा है कि प्लस के 2 में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ CN और CO जो होता है वो एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वर्क करता है। व्हाट इज द वर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? वो पेयरिंग करा देता है इलेक्ट्रॉन की, वेयरएज कोई और नहीं करा पाता है। बस खत्म बात। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से देखते हैं हम लोग कहाँ पे थे। इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे तो Fe 2 पॉजिटिव की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी सर, आर्गन हंजी 3s हंजी और 4d, है ना। मैं बार बार उल्टा लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आर्गन, यहाँ पर आ जाएगा 4s और ये आ जाएगा 3d, ठीक है। अब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ पे 6 रह गया और 4s पे 0 रह गया, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का बन जाएगा। चलो भैया बड़ी बात बन गया ये बड़े भाई, देखो 1 2 3 4 5 और एक ये 6। अब क्योंकि H2 यहाँ पे वर्क कर रहा होगा एज अ वीक फील्ड लिगेंड, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हमारा हो गया ऑलरेडी वाला 3D 4s और 4p भी आएगा 1 2 3। अब यहाँ पर 4d को भी थोड़ा देख ले बना ही लेते हैं, चलो ये रहा 4d, हाँ जी क्लियर है। अब देखो यहाँ पे तो कोई ऑर्बिटल होगा ही नहीं, कोई भी डिफरेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारा क्या है 4s है। तो अब हमें चाहिए कितना, 6 के 6 चाहिए ना, तो एक ऑर्बिटल ये वाला पार्ट ले लेगा, ये सारे ऑर्बिटल पार्ट ले लेंगे तुम्हारे हाइब्रिडाइजेशन में, ये सारे ऑर्बिटल, ठीक है। एक ये 2 ये 3 4 5 और 6 ऑर्बिटल्स पार्ट ले लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सर आपका sp पे 3 और d पे 2, आ गया sp3d2, ठीक है जी। ये आंसर क्लियर होगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, मैंने समझा दिया क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो आप लोग प्लीज इसे तैयार करके रखिएगा। यूजिंग द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रेडिक्ट द हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, सॉल्यूशन मैंने लगा करके दे दिया, एकदम सेम टू सेम सॉल्यूशन अभी मैंने पीछे कराया है, सेम क्वेश्चन है। sp3d2 आएगा, CO3 नेगेटिव, मैंने क्वेश्चन पीछे कराया भी है तुम्हें, जब मैं कराया था पूरा लेक्चर तभी कराया था, ठीक है। एक क्वेश्चन चुपचाप से निकालने की कोशिश में था। ये सारे क्वेश्चंस भाई वैसे क्वेश्चन है जो बहुत बार आते हैं, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को ध्यान से कर लीजिएगा। सेम हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन है। डिफाइन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल थ्योरी वेयर राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन द केस ऑफ जब पेयरिंग एनर्जी से कम एनर्जी हो। इसकी मतलब पेयरिंग डेल्टा नॉट की एनर्जी कम है, डेल्टा नॉट की ज्यादा होती तो पेयरिंग होती, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। इट इज द मैग्नेटिक ऑफ डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द टू सेट्स ऑफ द, हाँ तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, दूसरे वाले शेल में जाएगा, मैंने लिखा दिया पीछे, है ना। कलरलेस वेयर एज दिस इज ग्रीन, व्हाई भाई सिंपल, यहाँ पर डी ट्रांजिशन होगा, हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वेयर इज इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहीं पर ट्रांजिशन होगा, और जब वहां पर ही ट्रांजिशन होगा तो हमारा वही कलर शो करेगा, क्लियर है। यहाँ पे सेम हाइब्रिडाइजेशन लिखिए भाई, अब ये हाइब्रिडाइजेशन वाला काम आप लोग खुद से करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्पेशल अरेंजमेंट, स्टीरियो आइसोमर्स। हमारे पास जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आइसोमर्स है वो है आयनाइजेशन आइसोमर्स, हमारे पास सॉल्वेटेड हाइड्रेटेड आइसोमर्स। पहले करते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स को। आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या होता है, व्हेन द कॉम्प्लेक्स विद सेम कंपोजिशन गिव डिफरेंट आयन सॉल्यूशन। सेम कंपोजिशन मतलब फॉर्मूला सेम होगा, बट सॉल्यूशन में जाने के बाद वो डिफरेंट आयन देता होगा। जैसे ये देखो SO4 है, यहाँ पर भी सेम ही फॉर्मूला है, CO NH3 5 SO4 1 Br1 सेम है। लेकिन ये जब ब्रेक करेगा तो ये देगा SO4 का 2 नेगेटिव और यहाँ पे 2 पॉजिटिव, वेयर ये ब्रेक करेगा तो Br का नेगेटिव और इसका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स का प्लस। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ आयन में डिफरेंस हो रहा है ना, यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव आयन है ना। तो उस केस को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमर। सॉल्वेटेड, यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस होगा, देखो जैसे यहाँ पे CrH2O6Cl3 है ना, यहाँ देखो H2O 5 है, फॉर्मूला देखना, एक क्रोमियम H2O6 H2O6, क्लोरीन 3 है ना।
तो ये यहाँ पर भी सेम है, 3 क्लोरीन, 2 H2O यहाँ पे और 2 4 यहाँ पे, 6 और 1 क्रोमियम। तो ये बस डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं, ठीक है। उसे कहेंगे लिंकेज आइसोमर्स। जब जो तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है वो लिंक्ड होगा दूसरे स्पीसीज से, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे N के साथ लिंक्ड है, वेराज यहाँ पे देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ लिंक्ड है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है हमारा ये सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो जब लिंकेज चेंज होगा तो सही हम लोग कहते हैं लिंकेज आइसोमर्स। और कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स जब कोऑर्डिनेट ही चेंज हो जाए, जैसे देखो P2NH3 और CuCl4, अब ये Cl यहाँ आ जाए और ये वाला NH3 यहाँ आ जाए, CuNH3 PtCl4, बन गया हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ये रहा सवाल, इस पे लगा दिया मैंने, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई थिंक सारी की सारी चीजें मैंने करा दी, सवाल भी लगा दिया। राइट द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिस शोन। यहाँ पे देखो En है और NO2 है और Cl भी है, तो सिंपल सी बात है, En से लिंक्ड होगा और N से लिंक्ड होगा, मतलब N से लिंक होगा ऑक्सीजन से भी लिंक हो सकता है ना, तो यहाँ पे लिंकेज आइसोमर्स ये शो कर रहा है, ठीक है। इस तरीके के चिंदी क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से डरना नहीं है। एंड सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। देन पीपल जिन्हें अभी भी दिक्कत है कि भैया क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं वन शॉट के बाद भी, तो बेटा सवाल ही सवाल सीरीज पूरा देख करके जाओ, तभी तो सब क्वेश्चन होंगे। और 20 बेस्ट क्वेश्चन हम लोगों के आ रहे होंगे जनवरी के लास्ट वीक में और फरवरी की स्टार्टिंग वीक में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, मिलते हैं।